बात है खिलजी वंश को लेकर के, है ना। इसके बारे में शायद कुछ हम लोग बात कर चुके थे पहले भी, खिलजी वंश के बारे में कल कुछ लिखवा चुके थे, लिखवाए नहीं थे, है ना। लिखवा दिया था कुछ, किसके बारे में, क्या, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो चुका था, है ना। ठीक, अब अलाउद्दीन खिलजी होगा। चलो, तो हेडिंग सबका पढ़ा हुआ होगा, अलाउद्दीन खिलजी। बात करते हैं कि इसने सबसे पहले राज कहां तक किया है, कहां तक जो है इसने जो है अपने सिंहासन को ये संभाल के रखा। ठीक है, इसके साम्राज्य की बात करें, इसके सिंहासन की बात करें, तो इसने 1296 से अपना राज्य प्रारंभ किया। 1296 ईस्वी से क्या करा, इसने अपना राज्य प्रारंभ करा। और राज्य प्रारंभ करने की बात करिए तो इसका जो अंत हुआ वो हुआ 1316 ईस्वी में। यानी कि 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया गया, राज्य किया गया। बात करते हैं सबसे पहले कि इसका पूरा नाम क्या था। तो इसका पूरा नाम की बात करें, इसका पूरा नाम जो शुरुआत में मिलता है वो मिलता है अली गुरसाब। क्या मिलता है, अली गुरसाब। ठीक है, यानी बचपन का जो नाम हुआ करता था वो अली गुरसाब हुआ करता था, और पूरा नाम था इसका जियाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी, ये इसका पूरा नाम मिलता है। बात करते हैं ये कौन था, तो ये जलालुद्दीन यानी इससे पहले का जो शासक था उसका भतीजा हुआ करता था। कौन हुआ करता था, भतीजा, यानी भाई का बेटा हुआ करता था। और उसके बाद इसकी सबसे ज्यादा इच्छा थी कि ये भारत के सिंहासन पे क्या करे, राज्य करे या साम्राज्य करे। इसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले सुल्तान बनने का नंबर आया वो 12 अक्टूबर 1996 को। 12 अक्टूबर 1996 को एक जगह पड़ती है कड़ा मानकपुर। ठीक है, कड़ा मानकपुर में जो है इसको सुल्तान बनाया गया, या कह सकते हैं इसको जो है राजा घोषित किया गया। कहां पर घोषित किया गया, तो दिल्ली में बलबन का एक महल था जिसमें बलबन का भी राज्याभिषेक हुआ था, वो था लाल महल। कौन सा था, लाल महल। और इसका जो राज्याभिषेक था वो कहां पर हुआ, लाल महल में हुआ, यानी बलबन के लाल महल में इसका क्या किया गया, राज्याभिषेक किया गया। इसके बात करें तो एक व्यक्ति इसकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट आया और वह था मलिक काफूर। मलिक काफूर की बात की जाए तो मलिक काफूर इसकी जिंदगी का सबसे अहम व्यक्ति था, या ये कह सकते हैं इसने जो है सबसे ज्यादा योगदान मलिक काफूर ने दिया। अलाउद्दीन की जितनी भी दक्षिणी विजय हैं, यानी दक्षिण के अभियान जितने भी थे, उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो कौन था, मलिक काफूर हुआ करता था। मलिक काफूर की बात करी जाए तो मलिक काफूर इसका दास हुआ करता था, और इसने जो है दास हुआ करता था। गुजरात विजय के दौरान जो है मलिक काफूर को इसके द्वारा क्या किया गया था, खरीदा गया था। इसको 1 लाख दीनार में खरीदा गया। इसको जो है 1 लाख दीनारी या 1 दीनारी भी जो है इसके नाम से जाना जा सकता। इसने योजनाएं बहुत चलाई, साम्राज्य का तो विस्तार किया ही किया, लेकिन बहुत सारी नई नई योजनाएं चलाई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सबसे पहले बात करी जाए तो इसने एक प्रथा चलाई जिसका नाम था जबती प्रथा। जबती प्रथा यानी इसको क्या कर दिया, हम लोग पहले की बात करें तो इस समय बहुत सारी भूमि जो है राजा महाराजाओं जो होते थे वो लोगों को दान करते थे, अपने बड़े सेनापति को दान करते थे, वक्फ बोर्ड को दान करते थे, यानी इस्लाम का जो बोर्ड है उसको दान किया करते थे, या और समाज कार्यों के लिए भूमि जो है दान करने का बहुत ज्यादा प्रचलन था। और इसी कारण से जो है जो जमीन थी इसने क्या करा, इसने कहा कोई भी जो जमीन है वो सारी की सारी राजा की है, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, और सारी जमीन को जब्त कर लिया है, कह सकते हैं दोबारा से साम्राज्य में मिला लिया। उसी प्रथा को कहा जाता था जब्ती प्रथा। तो सारी जमीन थी वो राज्य में मिला ली गई और जब्ती प्रथा के अंतर्गत। दूसरी बात करी जाए, इसकी सबसे उत्तम जो व्यवस्था थी वो थी गुप्तचर प्रणाली। और गुप्तचरों की बात करें तो गुप्तचरों को विशेष नाम से जाना जाता था, और वो कहलाते थे बरीद। यानी उस समय के जो गुप्तचर हुआ करते थे वो क्या कहलाते थे, बरीद कहलाते थे। तो इसकी गुप्तचर व्यवस्था बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ मानी गई है, या बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मानी गई है। साथ ही साथ इसने अपने राज्य में मदिरा पान या मदिरा की क्रय बिक्री पर जो है रोक लगा दिया, यानी कहा कि शराब जो है अब क्या रहेगी, हमारे साम्राज्य में बंद रहेगी। जैसे आज के समय में गुजरात और बिहार में बंद है, उसी प्रकार से इसके समय में भी क्या कर दी गई, बंद कर दी गई पूरे साम्राज्य में शराब बेचना या खरीदना। अगर कोई ऐसा करता था तो उसको भारी जुर्माना और दंड का सामना करना पड़ता था।
लेकिन अगर बात करें सम्राट की इसके शासक की, तो अलाउद्दीन खिलजी खूब डट के जो है शराब पिया करता था और कभी भी अच्छी विजय वगैरह करता था तो वहां पर भी शराब बहुत पीता था। उसकी जो पार्टी चलती थी बड़े बड़े लोगों की, उसमें खूब शराब चला करती थी। बस जनता के लिए क्रय और विक्रय दोनों पर क्या लगा दी गई थी, रोक लगा दी गई थी। इसके बाद बात करें, इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध हुआ वो हुआ कादर खां के नेतृत्व में मंगोलों का युद्ध। मंगोल आक्रमण। और मंगोलों की आक्रमण की बात करें तो मंगोल लगातार आक्रमण कर रहे थे और सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण हुए, सबसे खतरनाक जो आक्रमण माने गए वो मंगोलों के ही माने गए, क्योंकि मंगोल जो जाति थी बहुत ही भयानक जाति थी, ठीक है। और इसी कारण से जहां बताया जाता है कि जहां तक मंगोल पहुंचते थे, जहां जहां आक्रमण करके इनकी सेना गुजरती थी, वहां सिर्फ मरी हुई लोगों की लाशें ही मिलती थी और कुछ नहीं मिलता था, सारा का सारा बंजर करते हुए निकल जाते थे ये, ठीक है। इस तरीके से इनका जो आक्रमण था वो बहुत ही ज्यादा कुख्यात माना गया है, कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा फेमस रहे। जब भी मंगोल सेना जिधर भी बढ़ जाती थी, समझ लो उधर के राजा जो है अपने आप जो है समर्पण कर दिया करते थे। इतनी ज्यादा छवि इनकी बन चुकी थी उस समय मंगोलों की, ठीक है। तो मंगोलों के भारत में कई बार आक्रमण हुए और इसके समय में भी आक्रमण हुआ 1237-38 के आसपास, ठीक है। और इसी 1298 के आसपास, तो इसी समय में जाकर के जो है इसने मंगोलों का सामना किया और बहुत ज्यादा मंगोल भारत के समय उस समय कुछ बिगाड़ नहीं पाए। एक प्रमुख युद्ध है इसका जो मंगोलों के खिलाफ माना जाता है, वो है जारन मंजूर का युद्ध। जारन मंजूर का युद्ध, इसके बारे में पूछा सकता है। तो ये युद्ध जो हुआ वो 9 फरवरी 1298 को हुआ था कादर खां और जो है अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। इसमें अगर बात करी जाए तो इसमें मंगोलों की हार हुई, या मंगोल क्या हुए थे, पराजित हो गए थे, ठीक है। मंगोल क्या हो गए थे, पराजित हो गए। दूसरी बार दोबारा मंगोलों का आक्रमण हुआ, लगातार 4 बार इसके समय में मंगोलों का आक्रमण हुआ, लेकिन मंगोलों को यहां से कुछ बेहतर नहीं मिला, या कह सकते हैं बहुत ज्यादा कुछ जो है हासिल नहीं हुआ। लेकिन लास्ट वाले युद्ध को कुछ लोग मंगोलों का मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, जिसको कुछ इतिहासकारों ने 5वां मंगोल आक्रमण कहा है। 5वां मंगोल आक्रमण। 5वें मंगोल आक्रमण की बात करी जाए तो ये 1305 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1305 ईस्वी में ये मंगोल आक्रमण हुआ था। और इसकी बात करी जाए तो इसकी जो शुरुआत हुई या स्टार्टिंग हुई वो हुई थी अमरोहा के युद्ध से। अमरोहा का युद्ध, ठीक है। अमरोहा से सेना जो तैयार की गई और तैयार करके ये सेना जो है मंगोलों के खिलाफ लड़ने के लिए पहुंची थी, ठीक है। इसके बाद बात करी जाए तो इसमें भी मंगोलों की पराजय हुई, यानी कोई विशेष जो कह सकते हैं विजय जो है मंगोलों को अलाउद्दीन खिलजी के समय में प्राप्त नहीं हुई थी, ठीक है। ज्यादातर मंगोलों को इस समय क्या करना पड़ा, पराजय का सामना करना पड़ा था। इसके बाद अगर बात करी जाए, इसने एक विशेष विचार रखा। विचार ये था कि इसने कहा जो कुतुब मीनार बनी हुई है उसी के पास में एक और इससे भी ऊंची मीनार बनाकर मैं तैयार कर दूंगा, लेकिन तब तक ये निबट गया था। इसके बाद अगली बात करी जाए, इसे सल्तनत काल का समुद्रगुप्त कहा जाता है। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना है, सल्तनत काल का समुद्रगुप्त, ठीक है। तो ध्यान रखना, वैसे भारत का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है, ठीक है। वो भारत का नेपोलियन है, ठीक है। तो लेकिन इसकी अगर बात करी जाए तो इसे सल्तनत काल का जो है क्या कहा जाता है, समुद्रगुप्त कहा जाता है। यानी कि जो मुगल वंश थे उनमें जो है इसको क्या माना गया, समुद्रगुप्त की संज्ञा दी गई है। आगे बात करें सबसे प्रमुख विजय की, तो एक विजय थी इसकी गुजरात विजय। लेकिन गुजरात विजय की बात करें तो गुजरात जाने के मध्य में एक और जगह पड़ती थी जिसका नाम था रणथंबोर। और रणथंबोर के किले पर आक्रमण करना या कह सकते हैं उसको विजय करना बहुत ही बड़ी ख्याति हुआ करती थी या बहुत ही बड़ी विजय मानी जाती थी उस समय। तो इसने बीच में पड़ने वाले रणथंबोर किले पर भी क्या करी थी, विजय प्राप्त करी थी। मेन बात करेंगे यहां पर किसका, गुजरात की बात करते हैं। तो गुजरात का जो अभियान हुआ या गुजरात जो विजय हुई वो 24 फरवरी 1299 को हुई। कब हुई, 24 फरवरी 1299 को जो है गुजरात विजय के लिए प्रस्थान किया गया। और इसके बाद बात करें तो यहाँ पर 2 प्रमुख लोगों का शासन हुआ करता था, या 2 प्रमुख इसके सेनापति हुआ करते थे, एक उलुग खां और एक नुसरत खां, ठीक है। इन दोनों को भेजा गया। इसके बीच में अगर बात करी जाए तो एक जैसलमेर का दुर्ग और रणथंबोर का दुर्ग, दोनों इसके बीच में ही क्या करे गए थे, जीते गए थे। गुजरात विजय में अगर बात करी जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो जगह थी गुजरात की वो हुआ करती थी सोमनाथ।
और हर कोई शासक ने सोमनाथ पर जरूर आक्रमण किया है। कारण ये था कि वहां की जो संपदा थी, वहां के जो लोग थे, वो ज्यादातर सोमनाथ मंदिर में अपनी संपदा को छुपा कर रखते थे या मंदिरों पे अपनी संपदा इकट्ठी करते थे, और इसी कारण से सोमनाथ के आक्रमण सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। सोमनाथ की बात करें, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया, तो यहाँ पर जो है एक शासक हुआ करता था बघेल वंश का कर्ण। ठीक है, कौन से वंश का? बघेल वंश का शासक कर्ण हुआ करता था। कर्ण को जब इसके बारे में पता चला कि भैया यहाँ पर जो है ये मामला निपटने वाला, तो ये दुम दबा करके जो है भाग गया, या कह सकते हैं यहाँ से चला गया था। और उसके बाद जो है यहाँ पर बड़ी लूटपाट की गई। साथ ही साथ जो सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग और मूर्तियां थी, उन सबको लादा गया तोड़ ताड़ करके, और ला करके जो है मस्जिद के या कुतुब मीनार के आसपास, और जामा मस्जिद है उसके आसपास जो है बिखेर दी गई और सड़कों पर बिछा दी गई कि जो भी निकले वो इनको कुचल कुचल करके निकले। एक अपमान के तौर पर जो है ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसके बाद बात करें, यहीं पर जो है मलिक काफूर को खरीदा या मलिक काफूर मिला था। मलिक काफूर के बारे में एक घटना बड़ी प्रसिद्ध है कि जब मलिक काफूर के मालिक जो था, यानी जब दास बाजार में आया हुआ था गुजरात की, तो जब इसको खरीदने की बात की गई, तो जो इसका मालिक था उसने कहा कि ये बहुत ही ज्यादा ईमानदार व्यक्ति है, इसलिए इसको खरीद लो। मतलब मालिक से अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा कि विशेषता क्या है इसकी, उसने कहा कि इससे ज्यादा वफादार व्यक्ति या दास तुम्हें नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा अच्छा। इसके बाद बात करी जाए, जब ये बात कही तो अलाउद्दीन ने जो है मलिक काफूर को बुलाया और उसके बाद कहा कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, अगर मैं तुम्हें खरीद लूं तो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। इसने कहा जो आप कहो वही कर सकता हूं। उसने कहा अच्छा, जो तुम्हारा मालिक है उसी को निपटा दो। वो गया अपने छुरे से जाकर के अपने मालिक को निपटा दिया, यानी जो इससे पहले बेचने आया था उसी को निपटा डाला। और उसके बाद जो है ये समझ गया अलाउद्दीन खिलजी कि ये बहुत ही ज्यादा क्या था, वफादार व्यक्ति था। ठीक है, इसके बाद बात करी जाए, रणथंभौर की विजय जो मानी जाती है वो सबसे ज्यादा अहम महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसपे सब लोग जानते हैं, पिक्चर बनी हुई है पद्मावती नाम से। ठीक है, जो पद्मावती पिक्चर आई थी वो अलाउद्दीन खिलजी और रणथंभौर की कहानी पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, या उसी पर जो है प्रताड़ित की गई है। उस समय के राजा जो थे, उनके रानी जो पद्मावती थी, उनकी खूबसूरती सबसे ज्यादा प्रमुख हुआ करती थी, और उन्हें आज तक बताते हैं कि किसी ने देखा नहीं था। इसी कारण से जो है ये माना गया है कि उनकी खूबसूरती के लिए अलाउद्दीन खिलजी जो है बहुत ज्यादा संघर्षरत था, या उनकी को लिए अपना करना चाहता था। लेकिन वो जो रानी थी, उन्होंने कभी भी, ये कहा गया है पिक्चर में कि चेहरा दिखा दिया था, लेकिन जो इतिहासकार है या जितने भी जो भारतीय इतिहासकार हैं, वो उनका मानना यह है कि रानी ने कभी भी जो है इसका चेहरा नहीं दिखाया था। ठीक है, जैसे इतिहासकारों ने ये लिखा है, पिक्चर में दिखाया है कि शीशे में जो है चेहरा दिखाया था, ये मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है। कभी भी भारतीय इतिहासकारों ने ये लिखा है कि वास्तव में पद्मावती ने अलाउद्दीन खिलजी को चेहरा दिखाया था। ठीक है, इसके बाद की बात करी जाए तो इसने एक और अभियान हुआ उत्तर भारत का, जालौर अभियान। जालौर अभियान की बात करी जाए तो जालौर अभियान पर जालौर में विजय प्राप्त करी, और विजय प्राप्त करने के बाद वहां का नाम रख दिया जलालाबाद, यानी जालौर का नाम बदलकर क्या कर दिया, इसके द्वारा जलालाबाद कर दिया गया। एक सबसे प्रमुख चीज जिसको हम सब लोग जानते हैं कोहिनूर हीरे के नाम से, अलाउद्दीन के जो सेनापति था मलिक काफूर, इसके द्वारा दक्षिण भारत में एक अभियान किया गया, उसको जानते हैं तेलंगाना अभियान के नाम से। तेलंगाना अभियान की बात करें तो यहाँ के राजा थे राजा प्रताप रुद्र देव विजय। ठीक है, इन्होंने जो है भेंट में जो है कोहिनूर हीरा जो था, जो निकला था वहां की खदान से, उसको मलिक काफूर को दान दिया था या भेंट किया था। और मलिक काफूर ने आकर के किसको कर दिया था, अपने मालिक अलाउद्दीन खिलजी को ये भेंट कर दिया था। इसके बाद बात करें तो दक्षिण में सबसे अहम महत्वपूर्ण भूमिका वाला जो व्यक्ति था वो मैंने तुम्हें बताया कि कौन था, मलिक काफूर। और जितने भी दक्षिण विजय अलाउद्दीन खिलजी ने करी, उनमें अधिकतर सब में सेनापति की भूमिका भी किसने निभाई, मलिक काफूर ने निभाई। इसी कारण अगर हम बात करें तो इसको एक विशेष खिताब दिया गया है, द्वितीय सिकंदर का खिताब। किसका, द्वितीय सिकंदर, यानी अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा गया है, द्वितीय सिकंदर भी कहा गया है, क्योंकि इसने अधिकतर जो जगह अभियान किए वहां पर क्या हासिल करी, विजय ही हासिल करी थी। एक व्यक्ति हुआ करता था इसी समय में जिसका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने इसे विशेष नाम का दर्जा दिया है, या विशेष नाम से जो है पहचाना है। जैसे अगर हम बात करें, इसको कहा गया है विश्व का सुल्तान, इसको कहा गया है पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, जनता का चाहने वाला, युग का विजेता। इन विशेष नामों से अलाउद्दीन खिलजी को क्या किया गया है, पूछा गया है, कह सकते हैं जो खुसरो है उसने विशेष जो है नाम इसके लिए हैं। बात करते हैं इसने काम कौन कौन से करे। काम में अगर बात करी जाए तो सबसे पहले काम जो करा, इसने बहुत सारे जो है कर निर्धारण किए, या करों के चीजों पर टैक्स लगाए, और टैक्स लगाने की वजह से जो है इसे क्या माना गया है, बहुत ज्यादा कर लगाने वाला, या जनता के लिए ज्यादा कर लगाने वाला व्यक्ति माना गया है। एक नीति अपनाई बाजार में बाजार मूल्य नियंत्रण की।
बाजार मूल्य नियंत्रण की। बाजार मूल्य नियंत्रण का मतलब है जैसे आज के समय में हम लोग जाते हैं और हर चीज का दाम हमें अलग अलग मिलता है। एक दुकान पे गए शिमला मिर्च लेने तो वहां 10 रुपए किलो मिल रही थी, दूसरी पे पहुंचे वहां 15 रुपए किलो मिल रही थी, तीसरी पे पहुंचे वहां 12 रुपए किलो मिल रही थी। तो ये कहीं ना कहीं गलत माना गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और उसने कहा कि पूरे मार्केट में पूरे शहर में अगर कोई चीज बिकती है तो उसका मूल्य कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए हर चीज का मूल्य, और हर चीज का मूल्य जो है निर्धारित होना चाहिए कहीं ना कहीं, यानी कि जो है हर चीज का एक विशेष मूल्य जो है जो राजा है या उसका जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा क्या करना चाहिए, निर्धारित करना चाहिए। तो इसने बाजार मूल्य निर्धारण का जो व्यवस्था थी उसको अपनाया और इसके लिए एक अलग से विभाग की स्थापना करी जिसका नाम था दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत, ठीक है। दीवान रियासत का क्या किया, गठन करा। साथ ही साथ अब बात ये आती है कि ठीक है हमने एक विभाग बना दिया, मूल्य निर्धारण कर दिया, अब ऐसा तो नहीं हो कि पता चला कि कोई व्यक्ति जैसे ही हम वहां से निकल के आए तो कोई व्यक्ति ने मूल्य बढ़ा दिए अपने। मान लो कि अगर सब लोग घूम रहे हैं वहां पर गश्त चल रही है, जानकारी निकाल रहे हैं, तो पता चल रहा है कि सब कुछ सही चल रहा है अधिकारियों के लिए, जैसे अधिकारी वहां से वापस लौट के आए पता चल रहा है किसी ने अपने रेट बढ़ा दिए। तो इसलिए जो है इसने गुप्तचर बैठाए मंडी में घूमने के लिए, जिसको नाम दिया गया बरीद ए मंडी। बरीद गुप्तचर को ही कहा जाता था और बरीद ए मंडी, ये बस मंडी में घूमते रहते थे और अच्छा मंडी में घूमते रहते थे और पता लगाते थे कि कोई व्यक्ति जो है मूल्यों से ज्यादा, यानी जो निर्धारित मूल्य है उससे ज्यादा पर कोई चीज बेच तो नहीं रहा है, यानी जैसे आज के समय में आती है एमआरपी, तो कोई एमआरपी से ज्यादा का तो नहीं बेच रहा है। इस तरीके से व्यवस्था की गई बरीद ए मंडी के द्वारा। साथ ही साथ खुफिया पुलिस भी लगाई, कहीं बरीद भी जो है रिश्वत ना ले लें इसके लिए, तो उसको नाम दिया गया मनहियान। मनहियान, ठीक है। हाँ, तो मनहियान नाम से खुफिया पुलिस का भी क्या करा, हिसाब किताब इसने जो है गठन किया। इसके बाद एक और पद बनाया जो माप तोल का निरीक्षण कर सके। माप तोल का मतलब यह है कि बाट वाट सबके सही हो, तोल पूरी कर रहा हो, तो उस पद का नाम दिया गया मोहतसिब। मोहतसिब, ठीक है। ये क्या करता था, माप तोल का अधिकारी होता था या माप तोल की क्या करता था, जांच करता था। जैसे अब जितने भी दुकानदार हैं उनके बाटों पर मोहर लगती है, हर 2 साल बाद आते हैं लोग मोहर लगाने के लिए, तो इसी तरीके से जो बाट होते थे, माप तोल की चीजें होती थी, उनको माप करके जो है जो मुहतसिब होता था वो क्या करता था, चेक किया करता था। एक विशेष प्रणाली जो आज के समय में चलती है, सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली। सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली, ठीक है। कौन सी, सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली। ये भी किसके द्वारा शुरू की गई, इसी के द्वारा की गई, और इस काम को करने वाला ये पहला सुल्तान हुआ दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। आगे बढ़े, इसके बाद इसने जो है सराय अदल का जो है निर्माण किया या विभाग का निर्माण किया, जो न्याय विभाग का प्रमुख व्यक्ति होता था, ठीक है। इसके बाद बात करें, एक व्यवस्था शुरू करी इसने घोड़ों को दागने की, ठीक है। घोड़ों को दागने से मतलब था कि जो घोड़े होते थे उनकी पहचान हो सके युद्ध स्थल में जाकर के कि हमारे ही हैं या किसी दूसरे के, यानी अपोजिशन वाले के या हमारे वाले हैं, ठीक है। दाग करके जो उस पर एक स्टैंप लगा दिया जाता था गर्म करके, और उसी को कहते थे घोड़े दागने की प्रथा, तो वो भी क्या करी इसने, शुरू कराई थी। साथ ही साथ अगर बात करें तो इसने परमिट जारी करे। जैसे आज के समय बात करें, परमिट को क्या बोलते हैं, अरे परमिट को क्या बोलते हैं, परमिट जारी होता है आज के समय में, दारू तुम बेच सकते हो या नहीं बेच सकते हो इसके लिए क्या जारी होता है, लाइसेंस, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही जो है परमिट जारी होते थे। परमिट जारी होने के बाद ही कोई दुकानदार दुकान लगा सकता था या सामान जो है वो विक्रय कर सकता था। इसके बाद बात करें, अभी बताया कि इसने क्या करा, भूमि जब्ती की प्रथा स्टार्ट करी, यानी जितनी भूमि दान में दे रखी थी वो सारी की सारी क्या कर ली, इसने राजकीय भूमि में मिला ली थी। दूसरी बात, भूमि की पैमाइश शुरू करी, ठीक है। भूमि पैमाइश की बात करें, जैसे आज के समय में क्या होता है भूमि पैमाइश के लिए, चकबंदी, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही पूरी जो व्यवस्था चालू करी चकबंदी की तरह भूमि पैमाइश करने के लिए, किस पे कितनी भूमि आ रही है और कितनी भूमि का जो है वो मालिक बना हुआ है। साथ ही साथ अब तक जो राजस्व था वो अनाज के रूप में और किसी अन्य रूप में भी लिया जाता था, लेकिन इसने कहा कि जितना भी राजस्व इकट्ठा करना है वो सिर्फ नगद रूप में इकट्ठा किया जाएगा या नगद रूप में ही राजस्व जो है लिया जाएगा। इसने 2 नए कर लगाए, एक चरी और एक घरी, चरी कर और घरी कर, ठीक है। चरी और घरी की बात करें तो चरी वो जगह होती थी जहां पर जो राजकीय भूमि थी वो खाली पड़ी रहती थी चरवाहों के लिए, वहां पर अगर कोई अपनी भैंसिया चुंगाता था तो उसके लिए जो है चरी कर देना पड़ता था, और घर में रहने के लिए हाउस टैक्स देना होता था जिसको कहा जाता था घरी कर, ठीक है। तो चरी कर और घरी कर जो है नए 2 कर इसने लगाए थे। इसने 2 नए लोगों को नियुक्त किया, एक लेखपाल को और एक पटवारी को।
हाँ, लेखपाल और पटवारी, इन दो पदों पर भी लोगों को क्या किया, इसने नियुक्त किया। इसके अलावा बात करें, इसने जो है कर वसूलने के लिए, राजस्व वसूलने के लिए अधिकारी बनाया, जिसका नाम रखा गया दीवाने मुक्त खराज। ठीक है, क्या नाम रखा गया, दीवाने मुक्त खराज। और ये राजस्व वसूलता था, जैसे इनकम टैक्स वाले हैं आज के समय में, तो दीवाने मुक्त खराज का काम करते हैं वो। साथ ही साथ एक प्रथा चलाई गई थी जिसका नाम था इक्ता प्रथा। किसके द्वारा, किसके द्वारा चलाई गई थी? मैं तो जो है बांस लाके ना तब पूछना चाहिए तुमसे। इल्तुतमिश ने चलाई थी, नहीं चलाई थी इक्ता प्रथा, तो इसने क्या कर दिया, पूर्ण रूप से बंद कर दी। ठीक है, क्या कर दी, पूर्ण रूप से इसने बंद कर दी इक्ता प्रथा के लिए। साथ ही साथ अगर बात करें तो केंद्रीय स्थायी सेना की शुरुआत करी। केंद्रीय स्थायी सेना, केंद्रीय स्थायी सेना का मतलब जैसे आज के समय में हमारी सरकार के पास फोर्स है, ऐसे ही इसने भी अपनी फोर्स या सेना को रखना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। साथ ही साथ सेना को नगद वेतन देने की भी प्रथा इसी के द्वारा शुरू की गई। यानी जैसे अभी इसने कहा कि राजस्व नगद रूप में वसूला जा रहा है, तो जो वेतन है वो भी किस रूप में देना चाहिए, नगद रूप में। इससे पहले किस रूप में मिलता था? हाँ, एक सैनिक कहीं नौकरी कर रहा है तो उसके लिए वेतन काहे मिलता था? सेना कौन रखता था? अच्छा, सुल्तान के अलावा सेना कौन रखता था? सुल्तान के पास स्थायी सेना नहीं थी, तो सेना कौन रखता था? सेनापति। सेनापति सेना का मालिक होता है, प्रमुख होता है व्यक्ति। रखता कौन था? इक्तेदार। ठीक है, जो इक्ता दी गई थी वो इसीलिए दी गई थी वो सेना रख सके उसके बदले। ठीक है, तो इक्तेदार सेनाएं रखता था, और जब जरूरत पड़ती थी तो इक्तेदारी सेनाएं देता था। अब इसने क्या कर दिया, एकता ही खत्म कर दी, तो सेना रखने लोगों ने खत्म कर दी। तब इसने क्या करा, केंद्रीय सेना का क्या कर दिया, गठन कर दिया, उसको नगद वेतन देने की शुरुआत कर दी। एक पद जो आज के समय में भी होता है वो था कोतवाल का। इसने नया पद बनाया कोतवाल का। ठीक है, तो कोतवाल वाली व्यवस्था भी यहीं से शुरू होती है। दूसरी बात अगर बात करी जाए तो एक सबसे बड़ी व्यवस्था जिसको हम जानते हैं डाक व्यवस्था के रूप में, डाक व्यवस्था की भी शुरुआत किसके द्वारा की गई, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। इसके बाद बात करें, एक व्यक्ति को बांटों की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया और वो व्यक्ति था अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो का यही काम था कि वो मार्केट में जाए और जाकर के बांट चेक करे, कोई जो है नीचे से चुंबक लगा के तो नहीं तोल रहा है। ठीक है, हाँ, तो बस यही काम करता था अमीर खुसरो, जाकर के उसको बांटों की जांच करने वाला प्रमुख व्यक्ति नियुक्त किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ ये सल्तनत काल का पहला जो है सुल्तान था जिसने कभी भी जुमे की नमाज नहीं पढ़ी। यानी मस्जिद में जाकर कभी भी इसने जो है जुमे की नमाज नहीं पढ़ी। ऐसा करने वाला ये सल्तनत काल का प्रथम शासक या प्रथम व्यक्ति था। निर्माण की बात करें तो इसने अलाई दरवाजा, हौजे खास, सीरी फोर्ट और जमात खाना मस्जिद, इन 4 विशेष मस्जिदों का क्या कराया, निर्माण कराया। यह था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ लो, नोट कर लो। हाँ,